उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। आप मुझे सुन पा रहे हैं 91.2 फ्रीक्वेंसी पे और मेरे साथ मैं हूं डॉक्टर नीरजा सिंह जो समाज कार्य में शिक्षक हूं। मेरे साथ में है डॉक्टर हेमा जोशी जो समाज कार्य में ही शिक्षक हैं और हम सब मिल करके आज पलायन के ऊपर कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जैसे हम सभी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हों चाहे आम जनता हो, सबके बीच में एक मुद्दा जो है जो मुखर रूप से सभी को प्रभावित कर रहा है वो है पलायन। तो सभी के मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उत्तराखंड में पलायन बढ़ता जा रहा है, पूरे पहाड़ के पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और अगर वहां पे कहीं भी आपको कुछ देखने को मिलता है तो कहीं दूर दराज के ऐसे खाली गांव देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी स्त्रियां देखने को मिलेंगी जो खेतों में काम करती हैं और पुरुष क्योंकि उनको अपना कमाना है, परिवार का पेट भरना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, इसलिए सब पहाड़ से एक तरह से नीचे को पलायन करते हैं। वो चाहे नौकरी का कारण हो, चाहे उनकी शिक्षा का कारण हो, अन्य कोई भी कारण हो सकता है। तो ये एक तरह से ऐसी समस्या है जिसको सरकार के प्रयासों द्वारा, आमजन के प्रयासों द्वारा और इस तरह से सामूहिक जो सहभागिता होती है उसके माध्यम से भी इसको दूर किया जाना अति आवश्यक है। तो इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर हेमा जोशी जी आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से उत्तराखंड में पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले तो इस पर चर्चा करते हैं मैम कि ये हो क्यों रहा है पलायन। तो सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड राज्य की अवधारणा के पीछे यहाँ की कुछ दुर्गम परिस्थितियां व संवेदनशील हिमालय की चिंता छिपी थी। पिछले 15 वर्षों में 3600 गांव खाली हो चुके हैं। कुछ गांव बंजर होना शुरू हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जहां गिने चुने बुजुर्ग ही रह रहे हैं और कुछ ऐसे आंकड़े हमें पता चले हैं जिसमें लगभग 1700 गांव भूतवा गांव हो चुके हैं। ऐसी स्थिति है कि एक तरह से कहना चाहिए कि सरकार भी मतलब डर नहीं पा रही इन गांवों से जो भूतवा हो चुके हैं। और सबसे मतलब आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर 1800 विद्यालय भी बंद होने की कगार पर है और कृषि की जो स्थिति है वो भी काफी खराब हो रही है और लगभग 70,000 हेक्टेयर खेतिहर जमीन कम होने की स्थिति में है और बेरोजगारी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगभग 4 लाख पंजीकृत बेरोजगारों में से बहुत कमों को रोजगार मिल पाया है। ये सारी दुश्वारियां हैं जिनकी वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। जी अच्छा, जैसे मैं ये कह रही हूँ ना कि जो आप भूतिया गांव की बात कर रहे हो कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो खाली हो गए हैं, वो वहां पे जब कोई नहीं रहेगा, एकदम वीरान हो जाएगा, तो हम उसको यही बोलेंगे कि वो भूतिया गांव हो गए हैं, भूतों का निवास है वहां पे, क्योंकि वहां पे आम जनमानस जो है वो नहीं रह रहा है, वो कहीं पलायन कर गया है और वहां पे खाली जमीन पड़ी हुई है। वहां पे ना खेती हो रही है, ना लोग हैं, ना कोई समृद्धि दिख रही है, खाली वीराना नजर आ रहा है। तो इसी संदर्भ में बार बार मेरे मन में एक बात आती है कि जब हम पहाड़ की बात करते हैं तो कई बार महिलाओं को देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बहुत सशक्त हैं। महिलाएं ऐसी हैं जो सामने आकर के अपनी बात रख सकती हैं। महिलाएं ऐसी हैं जो जिन्होंने बड़े बड़े जन आंदोलन किए हैं और वही वो महिलाएं हैं जो अनेक रूप से हमेशा संघर्ष को तैयार रहती हैं और अपने पहाड़ को दिन प्रतिदिन और सुंदर बनाना चाहती हैं। तो मुझे बार बार एक बात आती है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें अगर हम क्या आपके पास में ऐसा कोई तथ्य है या आपको ऐसी जानकारी है कि जो पलायन कर रहे व्यक्ति हैं उनमें से महिलाएं हैं ज्यादा या पुरुष हैं ज्यादा, महिलाएं पुरुषों में उनका अनुपात क्या है और अगर महिलाएं पलायन कर रही हैं तो उनका कारण क्या है? देखिए, पलायन के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं जिसमें मुख्य कारण तो मानना चाहिए कि बेरोजगारी है। देखिए, पलायन के पीछे जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी क्यों है इसके भी कई कारण हैं। जैसे अशिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का न होना है, यातायात के साधनों का अभाव है और तकनीकी ज्ञान भी जिनको कहना चाहिए। आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, अभी हमारे ही उसमें एक वाइबा हुआ था तो उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो आज सारा ऑनलाइन से जुड़ गए हैं हम लोग, तो वो जुड़ नहीं पा रहे थे उस कारण से। जो तकनीकी अभाव है वो भी इसका एक कारण हम मान सकते हैं, निम्न रहन सहन जिसको कह सकते हैं। और भी सबसे बड़ा जो कारण जिसको हम कह सकते हैं कि पहाड़ वासियों द्वारा ही पहाड़ के प्रति प्रेम जो कम हो रहा है। हालांकि पहले कुछ समय उत्तराखंड के गांव पहले मतलब धीरे धीरे पलायन हुआ, लेकिन जो है लोगों का पहले
प्रेम था, मतलब लोग पलायन तो करते थे बेरोजगारी में के लिए, अपने रोजगार के लिए लोग बाहर जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा ही छोड़ के उसको जा रहे हों। उनका अपनी माटी के प्रति लगाव था। पर ये कुछ समय में देखिए चिपको आंदोलन रहा है वहाँ का। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2011 की गणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला गांव पौड़ी जिला है, जिसमें 10 वर्षों में पौड़ी जिले में 112 ऐसे गांव हैं जहां 50% लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। और दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा है, जहां पर भी लगभग 50% लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चमोली का जो रैणी गांव है वो विश्व भर में चिपको आंदोलन के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। और 26 मार्च 1974 में इसकी शुरुआत भी हुई थी, और पूरे विश्व को जो है जंगल बचाने की एक नई मुहिम की इसमें शुरुआत हुई थी कि जंगल बचाने। उसमें महिलाओं का भी काफी योगदान रहा। तो वहां के भी लगभग जो रैणी गांव है वहां के भी 90 परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं। और अगर समय रहते इनको नहीं रोका गया, कोई ऐसी योजनाएं नहीं बनाई गई, तो ये बहुत ही मुश्किल आ सकती है। आप सही कह रही हैं। दूसरा ये है कि अभी हम 3 साल से लगभग ये कोरोना का दंश झेल रहे हैं। तो कोरोना की परिस्थिति में भी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारा समाज इस तरह से एक तरह से बहुत प्रभावित हुआ है। और इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने अपने शहर, अपने गांव छोड़ दिए हैं, क्योंकि कहीं पे बेरोजगारी और बढ़ गई है, कहीं पे किसी को अपने जो भौतिक जीवन को जीने के लिए जो उनके एक तरह से बेसिक नीड्स थी, या ऐसे रोटी कपड़ा और मकान जिसको हम कहते हैं, उनके अभाव में भी वो पलायन कर गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस संदर्भ में देखें तो आप इस पे क्या कहोगे कि जो कोरोना महामारी है इसको आप जो पलायन हो रहा है इसके संदर्भ में अगर देखते हैं तो किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, उस समय जब कोरोना की जो आई थी स्थिति, तो उस समय जब बहुत सारे परिवार मतलब लौट गए थे इधर, तो उस समय लग रहा था कि लोग शायद वापस नहीं जाएंगे। और कईयों से उस समय पूछा भी गया तो उन्होंने उस समय आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग कैसे स्थिति आई थी कि लोग जो है अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे। पर जो सबसे बड़ी समस्या थी रोजगार की, उनके सामने उस समय भी थी। और उसमें से जब उनसे पूछा गया कि क्या ये स्थिति ठीक होने के बाद आप वापस जाना चाहेंगे, तो उनका ये जवाब था कि अगर हमें गांव में रोजगार मिले तो हम नहीं जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे। तो उस समय जो है, लेकिन वो अब जो स्थिति ठीक हुई तो लग रहा है कि लोग वापस अपने रोजगार में जाना चाहते हैं, शहरों में पहुंच गए हैं, चले गए हैं। इसको अगर हम मुख्य रूप से देखें तो ये समझ में आता है कि यदि पहाड़ों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, सेवाएं, ये सारी चीजें अगर अच्छे रूप से वहां पे उपस्थित हो जाएं, वहां पे फैसिलिटेशन हो जाए, वहां पे ये जो मुख्य एक तरह से बेसिक नीड्स हैं हमारी, कि जिसमें हमें अच्छे स्कूलिंग चाहिए बच्चों को, है ना, इसी तरह से जो बड़े लोग हैं उनको रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, तो ये अगर अच्छे हो जाएं तो एक तरह से पलायन को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जब हम उसको बेरोजगारी को देखते हैं, बेरोजगारी को देखने में याद आता है कि क्या हम इस संदर्भ में भी ये बात कर सकते हैं कि बेरोजगारी पहाड़ों में कम करने के लिए, ताकि पलायन ना हो, तो बेरोजगारी को वहां पे ऐसे कौन से संसाधन हैं जिनको जुटा करके वहां की बेरोजगारी को कम किया जा सकता है? ऐसे कौन सी चीजें हैं? जैसे आप देखते हो उत्तराखंड वैसे भी प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य भरा हुआ है, वहां पे तो हम इको टूरिज्म की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप सरकार के सहयोग से या किसी तरह से ऐसा कुछ वहां पे किया जा सकता है जिससे आम जनमानस को उसका लाभ हो और लोग पलायन ना करें। तो इस संदर्भ में आप क्या देखते हो कि क्या रोजगार के अगर हम परिदृश्य में देखते हैं तो रोजगार के संदर्भ में ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि लोग वहीं पे अपने घर के आसपास, अपने गांव के आसपास रोजगार मिले उनको, और वो अपना पहाड़ छोड़ करके बाहर पलायित ना हो, और उनके जो बच्चे हैं, उनका परिवार है, यहीं की सुख समृद्धि में खुश रहे और अपना योगदान दे? देखिए, इस पलायन को रोकने के लिए तो अभी उत्तराखंड सरकार ने 2017 में एक ग्रामीण विकास व पलायन आयोग का गठन भी किया था। तो आयोग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी गांवों का सर्वे भी किया था और एक रिपोर्ट सरकार को भी सौंपी थी, जिसमें मुख्य कारण जो था वो था स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। इसके ये जो कारण थे वो उभर कर आए थे।
तो अभी हमने जो बात करी थी कोरोना वाली, तो गत वर्ष कोरोना काल में ऐसे ही हुआ था कि गांव लौट आए थे कई लोग। तब ऐसा लग रहा था कि सब लोग जो है वापस नहीं जाएंगे, लेकिन वही स्थिति फिर आई कि रोजगार की समस्या थी, तो लोग वापस जाने लगे। जब तक सरकार कोई ठोस नीति या कोई ऐसे कदम नहीं बनाएगी, तब तक शायद ये पलायन रोकना एक तरह से मुश्किल भी होगा। और पलायन मतलब ऐसी परिस्थितियां, देखिए रोजगार पलायन का कारण नहीं, बचते रोजगार की परिस्थितियां जो है वो सरकार द्वारा न बनाया जाना ही पलायन का कारण है। यदि राशन की सरकारी दुकानों से बाहर आकर सरकार नए उद्यम स्थापित नहीं कर पा रही है और मेहनत करने के बजाय इन दुकानों के सस्ते राशन का इंतजार इन लोगों को रहता है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण में पुराना जो तरीका है वही आ रहा है। और इससे क्या हो रहा है, अकर्मण्यता का उदय हो रहा है। लोग सोच रहे हैं कि मतलब वो ठीक है, राशन उस समय जरूरत थी, लेकिन आज भी पर उनको अगर उद्यम स्थापित किए जाए, उनको रोजगार दिया जाए, मेहनत की जाए तो हाँ, जैसा दूसरा ये है कि पहाड़ में आप देखिए कि और इसका जो है ना, इसका असर जो है, पलायन होता रहा तो उत्तराखंड का जो राजनीतिक भूगोल है ना वो भी बदल सकता है। और इसकी विधानसभा लोकसभा सीटों का दायरा भी बदलने का मतलब बदल सकता है। हाँ, तो इसलिए इसमें बिल्कुल निर्णय मतलब ठोस निर्णय बनाने की जरूरत है, ताकि तभी पलायन रुक पाएगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि सभी कुछ हम सरकार के ऊपर थोपे, ये भी ठीक नहीं लगता है। हाँ, ये तो कई बार मुझे मतलब मेरे मन में ये ख्याल आता है कि जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो लोगों की मदद करते हैं। मनरेगा हमारे पास एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसमें लोगों को वहीं पे रोजगार मिला हुआ है। लेकिन मुझे लगता है इन सारे कार्यक्रमों की एक अच्छे स्तर पे मूल्यांकन की आवश्यकता है। इसलिए मूल्यांकन की आवश्यकता है कि आज महंगाई के दौर में क्या हम जो उनको एक तरह से साधन सुलभ करवा रहे हैं वो उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कह देते हैं हमने ऐसा किया है, हमने महिलाओं को स्वरोजगार दिया, ये दिया है, लेकिन जहां तक उनके परिवार की बात है, परिवार के सदस्यों के भरण पोषण की बात है, तब शायद ये संसाधन कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए वृहद स्तर पर ऐसी योजना, ऐसे कार्यक्रमों को उत्तराखंड के पहाड़ों में लागू किए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोग पलायन करके बाहर ना जाएं और अपने साथ साथ अपने राष्ट्र की, अपने राज्य की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और डॉक्टर हेमा जोशी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना समय दिया। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम आपका।